हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का पूरा सेट। इसमें आपको जैसे सीटेट में एग्ज़ाम आता है बिल्कुल वही है ये। और सबसे पहले है हमारा निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ये हमारा गद्यांश है। तो पहले हम गद्यांश नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम गद्यांश पढ़ेंगे तो हमें याद नहीं रहने का है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें शायद याद रह जाए, क्योंकि क्वेश्चन होते हैं छोटे, गद्यांश होता है पूरा इतना बड़ा, तो कैसे हो पाएगा। लेकिन क्वेश्चन तो हमें मतलब एक आध अक्षर भी, शब्द भी उसका याद रह गया तो हम कह सकते हैं कि अरे ये तो वहाँ आया था, तो हम फिर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को मिलती है। दूसरा क्वेश्चन है, पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक और वातावरण का विग्रह और समास होगा। चलिए अब पैराग्राफ पढ़ते हैं। हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसा ही अधिकार जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे तब उसका अर्थ होगा कि पौधे और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। ये तो आया था हमारा क्वेश्चन, किसी में आया था, यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तो अर्थ होगा कि पौधे और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। पौधे और प्राणियों का जीवन 92 क्वेश्चन, पौधे और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान बना रहे। अब वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं, लेकिन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दें तब प्रकृति के द्वारा लाखों सालों से बनाकर रखा गया संतुलन बदल जाएगा। वातावरण और वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती रहती हैं। वातावरण से वह वनस्पतियों में जाती है। जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं तब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। ये भी हमने पढ़ी थी लाइन, देखो, जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं। तो क्या था क्वेश्चन? ये रहा, जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं तो वातावरण को क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण का विग्रह और समास होगा। तो वातावरण का विग्रह और समास होगा। वात और आवरण द्वंद्व, बात का आवरण तत्पुरुष, बात का बना ऐसा आवरण बहुब्रीहि, वातावरण रूपी बात कर्मधारय। तो इसका विग्रह और समास क्या होगा? वातावरण का। तो इसका होगा वात का आवरण तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि वातावरण का समास विग्रह वात का आवरण होता है, जहाँ पूर्व पद बात गौण और उत्तर पद आवरण प्रधान है। अतः समास करते वक्त जो है विभक्ति चिन्ह का लोप होने के कारण इसमें तत्पुरुष समास है। अब 94, श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं। तत्सम तद्भव, तद्भव देशज, देशज आगत, तत्सम आगत। तो क्या है? तत्सम आगत।
श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं तत्सम और आगत। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और जो कि त्यों ही प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और जैसे श्वास हमारा तत्सम है, इसका तद्भव रूप जो होगा वो होगा हमारा सास। जो शब्द दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन शब्दों को आगत शब्द या विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन। अतः श्वास और ऑक्सीजन तत्सम आगत शब्द हैं। जो शब्द दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें आगत शब्द कहते हैं या विदेशी शब्द कहते हैं। अतः ऑक्सीजन जो है वो दूसरे भाषा से आया है और श्वास जो है वो हमारा तत्सम है, क्योंकि यह संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आया है और ऐसा का ऐसा ही प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, तत्सम आगत। श्वास और ऑक्सीजन तत्सम और आगत शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 95, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो क्या है? क्रिया विशेषण, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। तो ये है क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। लंबे समय तक व्याकरण की दृष्टि से क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह क्रिया की विशेषता को बताता है। गद्यांश का मुख्य विषय है, ऑप्शन है इसके, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन, श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण, पौधे और प्राणियों का जीवन। गद्यांश का मुख्य विषय है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन, श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण, पौधे और प्राणियों का जीवन, बसंत और ग्रीष्म ऋतु में वनस्पतियाँ। तो इसके बारे में दो ही बातों के बारे में कहा गया है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन के बारे में बताया गया है। जो ये गद्यांश है, गद्यांश में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा वातावरण में मौजूद होने तथा प्राणियों और जीव जंतुओं द्वारा उनके प्रयोग के विषय में बातें बताई गई हैं। तो इन दोनों गैसों का जो संतुलन है वो वातावरण में संतुलन होने पर दिया गया है। इस गद्यांश में जो मुख्य बल दिया गया है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन पर दिया गया है। अतः गद्यांश का मुख्य विषय क्या है हमारा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। क्वेश्चन नंबर 97, विनिमय का अर्थ है लेना, पहुंचाना, देना, खरीदना, लेना देना, आना जाना। तो विनिमय का अर्थ क्या है? किसी चीज का विनिमय करना, यानी कि लेना देना करना। विनिमय का अर्थ है लेना देना। गद्यांश में यह शब्द वातावरण से वनस्पतियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का लेना देना करने के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। हम ऑक्सीजन को पौधों से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें देते हैं, यानी हम इसमें ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का लेने देना हो रहा है। अतः यहाँ विनिमय जो शब्द है वो लेने देने के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। अब है क्वेश्चन नंबर 98, हम सांस के साथ ऑक्सीजन छोड़ते और ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते और छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम सांस के साथ क्या करते हैं? हम सांस में क्या लेते हैं? हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 99, ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव मानव से भिन्न है, मानव में विपरीत है, मानव की तरह है, विचित्र प्रकार का है। तो ये है मानव की तरह। सभी जीवधारियों में ऑक्सीजन जो ग्रहण करने का जो स्वभाव है वो मानव की तरह ही है। वे भी मनुष्य की भांति सांस के साथ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब है हमारा काव्यांश। वह आता दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फट्टी पुरानी झोली को फैलाता, दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। अब है क्वेश्चन नंबर 100, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, इसका कारण क्या हो सकता है? इसके ऑप्शन है सिकुड़कर बैठना, झुककर चलना, कुछ भी भोजन न करना, भीख मांगने का नाटक करना।
तो क्या है? कुछ भी भोजन न करना। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। पंक्ति का कारण कुछ भी भोजन न करने से हो सकता है। भोजन न करने के कारण भिखारी अत्यंत कमजोर हो गया है, जिससे उसके पीठ और पेट दोनों एक जैसे हो गए हैं, दोनों मिलकर एक समान हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 101। कलेजे के दो टुक करने का आशय है। टुकड़े टुकड़े करना, मन को कष्ट पहुंचाना, दिल की चीड़ फाड़ करना, कठिनाई पैदा करना। कलेजे के दो टुक करना। कलेजे के दो टुक करने का मतलब है मन को कष्ट पहुंचाना। भोजन न मिलने और भूख से बेहाल होने के कारण भिखारी अपनी दीनहीन अवस्था के कारण मन से अत्यंत दुखी है। इस काव्यांश में एक भिखारी के बारे में बताया गया है। भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? क्वेश्चन नंबर 102। भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है, झोली में कुछ छिपाना चाहता है, मुट्ठी भर अनाज दिखाना चाहता है, अपनी गरीबी के बारे में बताना चाहता है। भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है, ताकि वह अपना अन्न से पेट भर सके। अब है क्वेश्चन नंबर 103। मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है। अनुस्वार, अनुनासिक, नासिक्य, शिरोरेखा। मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है अनुनासिक। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है जो शिरोरेखा के ऊपर लगता है। मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु अनुनासिक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 अनुनासिक। मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है अनुनासिक। क्वेश्चन नंबर 104। काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव है श्रृंगार, हास्य, करुणा, वीरता। प्रस्तुत काव्यांश में जो है वो एक भिखारी के बारे में बताया गया, उसकी दीनहीन दशा के बारे में बताया गया है, जिससे हमारे मन में करुणा उत्पन्न होती है और वह करुण रस में परिवर्तित हो जाती है। तो इस काव्यांश का मुख्य भाव क्या है? करुणा। काव्यांश में हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव क्या है? करुणा। क्वेश्चन नंबर 105। वह आता में वह सर्वनाम किसका द्योतक है? गांधी जी, अतिथि, भिक्षुक, विकलांग। यह काव्यांश किसके बारे में कहा गया है? एक भिखारी के बारे में बताया गया है, तो भिक्षुक ही इसका द्योतक है। वह शब्द जो सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है वो हमारे लिए भिखारी के लिए हुआ है और भिखारी को भिक्षुक कहा जाता है। तो वह आता में वह सर्वनाम भिखारी के लिए प्रयुक्त हुआ है और भिखारी को भिक्षुक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 106। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंताक्षरी का मात्र आयोजन करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना, दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना, निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। तो क्या है इसका? पढ़िए और समझिए फिर बताइए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है वो है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना, क्योंकि इसके माध्यम से विद्यार्थी में भाषा के शब्द, अर्थ और उनके प्रयोग करने की क्षमता विकसित होती है। वह भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष को भी अच्छी तरह से समझ पाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 107। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का। तो इसके ऑप्शन है एकमात्र उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है? ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का।
एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। पढ़ने का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 108, पढ़ने का अर्थ है पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों को पढ़ना, शब्दों को पढ़ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? पढ़ने का अर्थ है वाक्यों को पढ़ना। वाक्यों को पढ़ना। उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ने का अर्थ वाक्यों को पढ़ना है। प्राथमिक स्तर पर शब्दों को पढ़ना और वर्णमाला का ज्ञान विद्यार्थियों को हो ही जाता है, साथ ही वह पढ़कर समझना भी सीख जाते हैं। चलिए, पढ़ने का अर्थ है उच्च प्राथमिक स्तर पर वाक्यों को पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 109, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न की ओर संकेत करता है। व्याकरणिक ज्ञान, भाषा की बारीकी, व्याकरण की परिभाषा, भाषा संरचना। तो क्या है इसका? भाषा की बारीकी। दिया गया वाक्य भाषा की बारीकी की ओर संकेत करता है। भाषा की बारीकी से अभिप्राय भाव, विचार आदि की सूक्ष्मता से है। इस वाक्य में अभी भी शब्द भाषा की बारीकी की ओर संकेत करता है। अभी भी किसकी ओर संकेत करता है? भाषा की बारीकी की ओर। अभी भी शब्द जो प्रयोग किया गया है कविता में कई बार, वो भाषा की बारीकी पर की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 110, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रेडियो, नाटक, कविता पाठ, आयु अनुरूप साहित्य, समाचार पत्र। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त क्या सबसे महत्वपूर्ण है? ये सेट 2019 का है। तो क्या है इसका आंसर? आयु अनुरूप साहित्य। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त आयु अनुरूप साहित्य संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इससे विद्यार्थी अपनी आयु और समझ के अनुसार साहित्य पढ़कर भाषा सीख सकेगा। क्वेश्चन नंबर 111, गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। यह विचार पूर्णतया सत्य है, पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, निराधार है? तो ये बात तो पूर्णतः सत्य है कि गणित और विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकें, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें, उपरोक्त सभी। तो भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, हिंदीतर भाषाई साहित्यकारों से परिचित हो सकें, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो गए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, सभी को जगह मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 113, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब अनेक पाठ्य पुस्तकें हों, भाषा समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो, परीक्षाओं का आयोजन हो। बच्चा भाषा जब बेहतर तरीके से सीख पाएंगे जब उनके लिए उनका जो परिवेश है, उनका जो वातावरण है वो भाषा समृद्ध हो, तभी बच्चे अच्छी प्रकार से सीख सकेंगे। जैसा माहौल में रहेंगे वो वैसा ही तो सीखेंगे। जैसा उन्हें अच्छा स्वच्छ वातावरण प्राप्त होगा, भाषाई वातावरण, समृद्ध भाषाई
परिवेश मिलेगा तो वो अच्छी तरह से सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 114, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अवलोकन, जांच सूची, साक्षात्कार सूची, लिखित परीक्षा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? और वो है हमारा लिखित परीक्षा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है लिखित परीक्षा, क्योंकि इसके माध्यम से विद्यार्थियों की भाषा क्षमता का परीक्षण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 115, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप ब्लैंक दक्षता प्राप्त करना। उच्च, सर्वोच्च, औसत, बुनियादी। तो क्या है? सर्वोच्च। क्या है? सर्वोच्च। द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप सर्वोच्च दक्षता प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 116, भाषा के विभिन्न कौशलों को रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। क्रमिक, एकीकृत, उच्च, निम्न। वो है हमारा एकीकृत। ओहो, एकीकृत। भाषा के विभिन्न कौशलों को एकीकृत रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। और भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं? 4। श्रवण कौशल, लेखन कौशल, पठन कौशल और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। क्वेश्चन नंबर 117, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि, पाठ्यपुस्तक विधि। वो है हमारी आगमन विधि। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। आगमन विधि द्वारा विशिष्ट उदाहरणों द्वारा बालकों को सामान्यकरण या सामान्य नियमों को निकलवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें पहले बच्चों को उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उनसे हल कराया जाता है। तो व्याकरण पढ़ाते समय छात्रों के सामने विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों, गुण के उदाहरण प्रस्तुत करके विश्लेषण द्वारा सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं। तो इसका कौन सा है? आगमन विधि। पहले उदाहरण फिर। अब है क्वेश्चन नंबर 118, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? भाषा की विभिन्न विषयों की विभिन्न भाषाओं, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा, हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतों, विज्ञान संबंधी शब्दावली। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार विषयों की विभिन्न भाषाओं से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 119, त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की ब्लैंक की चुनौती और ब्लैंक को संबोधित करने का प्रयास है। संस्कृति समाधानों, समस्याओं, अवसरों, भाषा स्थिति संस्कृति, भाषा स्थिति अवसरों। त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की किन चुनौतियों को और संबोधित करने का प्रयास करता है? वो है हमारा संस्कृति और समाधानों। त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और संस्कृतियों को संबोधित करने का एक प्रयास है। अतः दिए गए जो ये हमारे रिक्त स्थान में, इसमें संस्कृति और इसमें समाधानों शब्द आएगा। नहीं, सॉरी, गलत हो गया। भाषा स्थिति और संस्कृति, भाषा स्थिति की चुनौतियों और संस्कृति को संबोधित करने का प्रयास है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार इस प्रश्न का हल नहीं है। पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः निराधार है। तो ये है पूर्णतः सत्य। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने व पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए।
यह विचार इस प्रश्न का हल नहीं है जो पूर्णतः सत्य है। वास्तव में लेखक कौशल भाषा के प्रतीक रूप की शिक्षा, प्रतीकों को पहचान कर उन्हें बनाने की क्रिया या ध्वनि को लिपिबद्ध करना और उनमें दक्षता प्राप्त करना है। लेखन अभ्यास, सुलेख, अनुलेख, स्वतंत्र अनुकरण विधि तथा रूपरेखानुकरण विधि आदि अच्छे लेखन की क्षमता को विकसित करने की प्रमुख प्रविधियां हैं। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर मिलती रहे और आप उनका फ़ायदा उठा सकें। सो फ्रेंड,